नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मीमांसा गुरुकुल के YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक पे एक लघु चर्चा की थी, एक छोटी सी चर्चा की थी, इंट्रोडक्शन दिया था कि कैपिटलिज्म क्या होता है। एडम स्मिथ के बारे में हमने चर्चा की थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा डीप में जाएंगे। इसे चलिए कह देते हैं पार्ट 2। ठीक है, तो जो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो करंट डोमिनेंट इकोनॉमिक फिलॉसफी है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये है कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म में आप चार मुख्य चीजें पाएंगे। एक तो होगा कैपिटलिस्ट क्लास होगा, ठीक है। सेकंड होगा आपका वेज लिबरल्स। थर्ड आप पाएंगे मार्केट एंड फोर्थ आप पाएंगे फाइनेंशियल सिस्टम। ये चार मुख्य घटक होते हैं कैपिटलिज्म के। हम सभी पे चर्चा करेंगे, ये भी देखेंगे कि पास्ट एंड प्रेजेंट में चारों घटकों में क्या परिवर्तन आए हुए। तो कैपिटलिस्ट का क्या अर्थ होता है? कैपिटलिस्ट का अर्थ होता है भाई जो हु इज द ओनर ऑफ कैपिटल गुड्स या मींस ऑफ प्रोडक्शन भी उसे कहते हैं। अब क्या हो सकते हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन? क्या हो सकते हैं भाई? लैंड हो सकता है, ठीक है, लैंड में आप उत्पादन करते हैं। मशीन्स हो सकती हैं, फैक्ट्रीज हो सकती हैं। मनी इज ऑल्सो कैपिटल। भाई यदि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं प्लांट कैसे लगा सकता हूँ, लैंड कैसे दे सकता हूँ, लैंड को प्रोडक्टिव कैसे बना सकता हूँ। तो ये हो गया आपका कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है, जिसके पास हुआ द ओनर्स ऑफ द कैपिटल गुड्स। सेकंड होता है वेज लेबरर्स, जो कैपिटलिस्ट के लिए काम करते हैं इन लिeu ऑफ पेमेंट, इन लिeu ऑफ सैलरी, ठीक है। यदि समझ लीजिए मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं इंफोसिस के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं इंफोसिस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा एंड उसके बदले में मुझे वेतन मिलेगा। अब इंफोसिस का शेयर कितना भी बढ़े, ठीक है, समझ लीजिए आज 10 रुपए का है, लेकिन मान लीजिए कि वो कल को 1 लाख का भी हो जाता है, तो उसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मेरा काम है सिर्फ वेतन लेना। कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यदि लेकिन कंपनी लॉस में जाएगी तो मुझे निकाल देगी, ठीक है। किंतु यदि कंपनी प्रॉफिट में भी जा रही है तो मुझे उससे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन आजकल उसमें भी मैंने कंपनियों ने चेंज किया हुआ है। आजकल स्टॉक्स भी देते हैं सो दैट पीपल रिमेन मोटिवेटेड। मैं अच्छे से काम करूं ताकि भाई कंपनी की ग्रोथ हो, तो जो मेरे शेयर्स होंगे उनकी प्राइस बढ़े तो मुझे भी लाभ होगा। किंतु मोटा मोटी यही है कि भाई मेरा जो काम है वो कंपनी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना और उसके बदले में कंपनी मुझे वेतन देगी, ठीक है। तीसरा होता है भाई मार्केट, जहां पे आप जो कैपिटलिस्ट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा कहीं ना कहीं तो उसे बेचना पड़ेगा ना। तो ये मार्केट हो गया आपका। जैसे इंफोसिस जो है जो भी सर्विसेज आईटी सर्विसेज जो भी देती है, तो उसको लेने वाला कोई ना कोई होगा। जैसे कि जीएसटी जो सिस्टम है इंडिया का, उसको इंफोसिस ने डिजाइन किया है। बहुत सारे बाहर की कंपनियों के सॉफ्टवेयर का जो मेंटेनेंस का काम होता है वो इंफोसिस जैसी कंपनियां देखती हैं। तो मार्केट एक हो गया। चौथा हो गया फाइनेंशियल सिस्टम। भाई फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं माने भाई जो कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन करेगा वो मार्केट में बेचेगा तो उसके बदले में उसे पैसा चाहिए, राइट। तो वो हो गया आपका फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे स्टॉक मार्केट आ गया, बैंक आ गया, आपका बॉन्ड्स आ गए। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम मोटा मोटी ये समझ लेते हैं कि ये चार महत्वपूर्ण घटक हैं एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के। अब इस पे हमको ये देखना है कि परिवर्तन कैसे आया हुआ है। एडम स्मिथ ने जो पुस्तक की मैंने बात की थी वो लिखी थी 1776 में। तो लगभग जो 250 वर्ष का जो समय रहा है उसमें कैसे परिवर्तन आया है अब वो हम देखेंगे। तो जो पहले कैपिटलिस्ट क्लास था, जब ये एडम स्मिथ ने जो पुस्तक लिखी थी, जो गीता आप कह सकते हैं अर्थशास्त्र की, उस समय जो कैपिटलिस्ट क्लास था वो इतना एडवांस नहीं था, इतना पावरफुल नहीं था, इतना बृहद नहीं था जितना आज है,
ठीक है, तभी भी फैक्ट्रीज रहा करती थी, किंतु तभी जो भी कैपिटलिस्ट है वह क्या करता था, वह स्वयं फैक्ट्री में जाके काम करवाता था, प्रोडक्शन प्रोसेस को देखता था कैसे प्रोडक्शन हो रहा है। वो उसके मित्र मिलके क्या पूरा काम देखते थे, प्रोडक्शन का काम हो गया, सप्लाई का काम हो गया, रॉ मटेरियल, व्हाटएवर द नीड्स आर, ठीक है। सो दे वर लुकिंग इट आफ्टर, जो भी एक फाउंडर है, जो उसके मित्र हो गए, फैमिली वाले हो गए, वो लोग एक छोटा समुदाय हुआ करता था, एक छोटे स्केल की चीजें चलती थी, ठीक है। और इनकी जो लायबिलिटी होती थी वो अनलिमिटेड होती थी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का अर्थ होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी हुआ करती थी इनकी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का अर्थ है कि भाई यदि कंपनी को कुछ नुकसान होता है, समझ लीजिए कि मैंने ऑर्डर ले लिया, मैं आपको 1000 किलो स्टील दूंगा, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश मैं स्टील नहीं दे पाता, मैंने पैसे ले लिए, एडवांस में पेमेंट ले लिया है, तो जिसने भी मेरे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, जो भी मेरा बायर रहा होगा, वो मुझे कोर्ट में खींच सकता है और मेरी जो संपत्ति है, ठीक है, मेरे घर की जो संपत्ति है, हो सकता है मेरे परिवार की जो संपत्ति है, उस पे भी वह कंपनसेशन ठोक सकता है, मांग सकता है, ठीक है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। यदि मैं नहीं चुका पाता हूं, मेरी देनदारियां नहीं चुका पाता हूं, समझ लीजिए मैंने लोन लिया है, ठीक है, लेकिन यदि मैं नहीं चुका पा रहा हूं तो मेरी संपत्ति में से वो लोन चुकाया जाएगा और मुझे जेल में डाला जाएगा। पहले तो इसके पहले ऐसे भी होता था भाई कि आपने सुना ही होगा इंडिया में जैसे देखिए बॉन्डेड लेबर होता है। अब तो ये चीज इतनी नहीं रह गई है, किंतु पहले यदि आप प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भाई जो बंधुआ मजदूरी होती है उसमें क्या है कि किसी के पिता ने ले लिया, लोन ले लिया, नहीं चुका पाया। प्रेमचंद की कुछ कहानियां इस पे हैं, पिता ने लोन ले लिया, नहीं चुका पाया, तो पिता ने तो अपने जीवन काल में पूरी मजदूरी की ताकि वो लोन चुक सके, ठीक है, ऋण चुक सके, किंतु वह नहीं चुका पाया, वह परलोक सिधार गया। फिर उसके बेटे ने काम किया जिससे भी लोन लिया था उसके पिता ने, उसके लिए वह देनदारी व ऋण चुकाने के लिए, बॉन्डेड लेबर। तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी हुआ करती थी पहले। एक छोटी सी फैक्ट्री है, सारा काम वही कुछ लोग हैं देख रहे हैं, उन्होंने कुछ लोगों को हायर करके रखा है जो वेज लेबरर्स हैं, जिनको वो लोग वेतन दे रहे हैं, किंतु ज्यादातर जो काम हुआ करता था एक छोटे स्तर पे हुआ करता था, ठीक है। किंतु आज जो काम होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वह कॉर्पोरेशन जिसे कहते हैं, इसे यूएस की भाषा में कॉर्पोरेशन कहते हैं, कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो जो कॉर्पोरेशन होते हैं ये क्या है, दे आर लीगल पर्सन, ठीक है। लीगल पर्सन का क्या अर्थ है कि भाई जैसे मैं इन्फोसिस का उदाहरण लेता हूं, तो इन्फोसिस जो है ये सिर्फ नारायण मूर्ति की कंपनी नहीं है या नंदन नीलकेनी की कंपनी नहीं है, ये अपने आप में इसका इन्फोसिस का एक लीगल प्रेजेंस है, इन्फोसिस का एक लीगल प्रेजेंस है, इट इज अ लीगल पर्सन। अगर इन्फोसिस अपनी देनदारी नहीं चुका पाएगी तो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोसिस को आप खींचेंगे, ठीक है, आप नारायण मूर्ति को नहीं खींचेंगे, आप इसको खींचेंगे इन्फोसिस को। तो ये क्या है, ये सब जो कंपनियां होती है इन्हें कहा जाता है लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो इसमें जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वह लिमिटेड होती है। आप अभी जैसे समझ लीजिए इन्फोसिस समझ लीजिए देनदारी नहीं चुका पा रही है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में आप जाएंगे तो कोर्ट ऑफ लॉ में डायरेक्ट कि भाई आप इन्फोसिस को लिक्विडेट कर दीजिए, उसके शेयर्स को आप बेच दीजिए, उसके शेयर को बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा, जो भी उसके जिसने भी उसको ऋण दिया है उसको आप दे दीजिए। तो हो सकता है इन्फोसिस का 1 लाख का शेयर नारायण मूर्ति के पास हो, एक उदाहरण लेते हैं, तो ये 1 लाख का जो इनका शेयर है नारायण मूर्ति का, वो बेच दिया जाएगा जिस भी कीमत में मार्केट में वो जाएगा, वो हो सकता है 50,000 में जाए, वो हो सकता है 1.5 लाख में जाए, ऐसे सारे शेयर होल्डर्स के शेयर्स को बेच दिया जाएगा
एंड उससे जो पैसा आएगा वो जो भी ऋण दाता है उसको उस पैसे से उसका ऋण चुकाया जाएगा। किंतु जो नारायण मूर्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वह नहीं बेचा जा सकता है। उस पे सरकार कोर्ट ऑफ लॉ कोई एक्शन नहीं ले सकती है। ठीक है, तो ये लिमिटेड लायबिलिटी है। मैंने जितना मैंने पैसा लगाया है उतने तक की मेरी लायबिलिटी है, उससे अधिक की मेरी लायबिलिटी नहीं है। तो इन अ वे इट इज गुड। ठीक है, एडम स्मिथ इसके अगेंस्ट थे। एडम स्मिथ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज को अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि यदि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है तो आप अधिक रिस्क लेंगे। ये कुछ शायद यहाँ पे आवाज आ रही है, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ विद्यार्थियों, क्षमा कीजिएगा, कुछ मुझे ऐसा लगा आवाज आ रही है। मेरे पास नॉइस कैंसलेशन का माइक्रोफोन है, किंतु मैं कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे एक विवाह हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगा बैंड बाजे की आवाज आ रही है। मुझे तो सुनाई पड़ रही है, लेकिन मैं ये चाहता था कि वीडियो में ना आए। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि एडम स्मिथ इसके अगेंस्ट थे, बिकॉज उनको लगता था कि यदि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है तो आप अधिक रिस्क लेंगे, विच इज नॉट गुड। ठीक है, आप रेकलेस हो जाएंगे। बट इन अ वे इट्स गुड, बिकॉज अगर मुझे पता है कि मुझे जेल में नहीं डाला जाएगा। भाई बिजनेस इज अ रिस्की वेंचर। ठीक है, वी डोंट नो वेदर वी विल बी सक्सेसफुल इन आवर बिजनेस वेंचर्स और नॉट। ठीक है, तो उसमें एक रिस्क फैक्टर तो हमेशा होता है। किंतु यदि ऐसा मुझे लगे, भाई अगर मैंने लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, अब उसके बदले में बैंक मुझे जेल में डाल दे, मेरी संपत्ति बाकी संपत्ति बेच दे, मेरे घर वालों को परेशान करे, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, मैं काम ही नहीं करूंगा, मैं बिजनेस ही नहीं स्टार्ट करूंगा। राइट, तो इन अ वे इट्स गुड। जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती हैं दे आर गुड। अच्छा, तो अब ये मैंने पहले आपको क्या बताया कि जो पहले का कैपिटलिस्ट क्लास था छोटे स्तर पे काम करता था। एक कंपनी है, उसमें एक छोटी सी फैक्ट्री है, मान लीजिए बड़ी फैक्ट्री ही है, तो वो एक बड़ी फैक्ट्री रहती थी। उसके जितने भी उसमें प्रोसेसेस होते थे, जो भी टास्क होते थे, कुछ लोग भी उसको पूरा कोऑर्डिनेट करते थे, प्लान करते थे, एग्जीक्यूट करते थे। किंतु अब जो कंपनियां हैं, कॉर्पोरेशंस, दे आर ह्यूज। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, मुझे गूगल देख लीजिए, अमेज़न देख लीजिए, एप्पल देख लीजिए। इसे क्या कहा जाता है, इन कंपनियों के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है फैंग। फैंग माने एफ फॉर फेसबुक, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अमेज़न, एन फॉर नेटफ्लिक्स एंड जी फॉर गूगल। ठीक है, तो ये कंपनियां कितनी बड़ी हैं, इनके इसमें आप जाएंगे ना इन कंपनियों में, तो बहुत सारे डिविजन्स मिलेंगे आपको। बहुत सारे डिविजन्स माने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग डिवीजन होगा, मार्केटिंग का अलग डिवीजन होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अलग डिवीजन होगा, सेल्स का अलग होगा। इनफैक्ट ह्यूमन राइट्स के भी डिवीजन होते हैं, प्राइवेसी के डिवीजन में आपने सुना ही होगा, आजकल प्राइवेसी पे बहुत चर्चा होती रहती है। प्राइवेसी कैसे करना है, हेट स्पीच को कैसे कंट्रोल करना है, तो मेनी डिविजन होते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इनका जो स्ट्रक्चर होता है एंड दे आर नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल प्लेस। ठीक है, एक छोटी सी जगह पे सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, दे आर मल्टीनेशनल। ठीक है, दे आर स्पैनिंग अक्रॉस द कंटिनेंट्स। सारे, जैसे फेसबुक है, कोई कंटिनेंट, कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे फेसबुक ना हो, गूगल ना हो। ठीक है, तो कितना बड़े उनका जो साइज है। एप्पल जैसी कंपनी तो इतनी बड़ी है कि यदि मैं गलत नहीं हूं, हो सकता है, मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा, किंतु जो एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इंडिया की जीडीपी से या तो अधिक है या तो लगभग बराबर है। सोचिए कितनी बड़ी कंपनी है एप्पल। ठीक है, तो इनके पास बहुत पैसा है, बहुत इनकी रीच जो है बहुत दूर तक है, एंड दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन देयर स्ट्रक्चर। तो ये बड़ा परिवर्तन आ गया है, जो पहले का कैपिटलिस्ट क्लास था और जो आज का कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेट क्लास है। ठीक है, और इसमें भी अब देखिए, पहले के कैपिटलिस्ट क्लास में क्या होता था कि यदि समझ लीजिए मैं ओनर हूं, तो मैं ही पूरा जैसे मैंने बताया सारा कोऑर्डिनेशन का काम, एग्जीक्यूशन का काम मैं ही करूंगा। ठीक है, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो अब मैनेजर्स रखे जाते हैं। मैनेजर्स माने जैसे सीईओ है, किसी कंपनी का जो सीईओ होता है, या ऐसे बहुत सारे अलग अलग आप पद सुनते होंगे। सीएफओ हो गया, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हो गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया। तो दे आर एक्सपर्ट, दे आर प्रोफेशनल। वो ओनर नहीं है, these people are not owners। ठीक है, they are professional, they have professional expertise।
ठीक है, ओनर कोई और है। लाइक अभी जैसे समझ लीजिए डी मार्ट कंपनी है, उसके जो सीईओ है एमआई नौराना, वो प्रोफेशनल है, लेकिन उसके जो ओनर है वो दमानी करके हैं। आपने डी मार्ट का नाम सुना होगा, बहुत ही बड़ी कंपनी हो गई है, मे भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने उसका शेयर भी लिया होगा। तो ये परिवर्तन आ गया है पहले के कैपिटलिस्ट क्लास में और आज के जो कैपिटलिस्ट क्लास है, इसमें बने सभी लोग ओनर हो सकते हैं। कॉर्पोरेशन में वी ऑल कैन बी ओनर्स। कैसे ओनर हो सकते हैं? ये स्टॉक एक्सचेंज में जो भी एक बड़ी कंपनी है, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसके शेयर्स जो रहते हैं वो स्टॉक मार्केट में आपको मिलते हैं। तो आप भी जैसे समझ लीजिए, अगर आपने इन्फोसिस के 10 शेयर ले लिए, एक शेयर ले लिया, तो आप भी एक पार्ट ओनर हो गए, ठीक है, आंशिक आपका स्वामित्व हो गया। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप जाके डिक्टेट कर सके कि नहीं हमको इतना ऐसे प्रोडक्शन करना है। वो सब मैंने उसका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस पे हो सकता है हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करें। किंतु ये है कि भाई ओनर्स भी ऑल कैन बी ओनर्स। पहले ऐसा नहीं था, पहले के कैपिटलिस्ट क्लास में ऐसा नहीं था, सभी लोग ओनर नहीं हो सकते, बट अभी हम सभी ओनर हो सकते हैं। भले हम डिसीजन मेकिंग में कुछ हमारा रोल ना रहे, किंतु कंपनी यदि प्रॉफिट करती है तो हमारा भी प्रॉफिट होगा, या तो हमको हमारे शेयर का प्राइस बढ़ेगा, या डिविडेंड मिलेगा, बोनस शेयर मिलेगा, व्हाटएवर। और यदि लॉस भी करती है तो हमारा लॉस उतना ही होगा जितना हमने शेयर लिया है। ऐसा नहीं है कि मेरे सैलरी में से पैसा उठाया जाएगा, मेरे घर को बेच के पैसा उठाया जाएगा अगर कंपनी लॉस में चली गई, या जिस कंपनी के शेयर्स मैंने लिए हैं वो उसने अपने लोन को नहीं चुकाया, तो भाई मेरा शेयर आप बेचो, जो भी आपको पैसा मिलता है ले लो, मेरा उतना नुकसान हुआ, लेकिन मेरे जो अदर एसेट्स हैं दे विल रिमेन सेफ। ठीक है, तो ये तो चेंज आपको कैपिटलिस्ट क्लास में जो दिखा। उसके बाद आता है आपका वेज लेबरर्स। वेज लेबरर्स मैंने आपको बताया भाई, जो मेरी जो भी सर्विसेज है, जो भी मैं समय दे रहा हूँ प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो भी हेल्प कर रहा हूँ, उसके बदले में जो मुझे पेमेंट मिलता है वो होता है वेजेस। ठीक है, हम सभी लोग, मैंने हम जैसे लोग, अधिकतर लोग इसी क्लास में आते हैं, वेज लेबरर्स में। लेबरर्स एकदम मैंने जैसे मिडिल क्लास जो प्रोफेशनल क्लास है उसको लेबरर्स नहीं कह सकते हैं, दे हैव सर्टेन स्किल्स, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट टेरिटरी, अभी उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। अभी फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए हम समझते हैं कि हम लोग, हम में से ज्यादातर लोग इस क्लास में बिलोंग करते हैं। तो पहले वेज लेबरर्स कैसे हुआ करते थे और आज के वेज लेबरर्स कैसे हैं, उसमें देखिए सबसे पहले बड़ा डिफरेंस था। पहले कैसा हुआ करता था कि अभी तो हम सभी लोग वेज लेबरर्स हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले मैंने जब एडम स्मिथ ने पुस्तक लिखी थी उस समय बहुत कम लोग ऐसे थे जो वेज लेबरर्स थे। ज्यादातर लोग कैसे थे, या तो स्लेव्स थे, गुलाम जिसे कह सकते हैं, गुलाम थे। तो उस जो उनका मालिक है वो उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देता था, कपड़े लत्ते की व्यवस्था कर देता था, बाकी लोग से वेतन देना है, ना कोई और सुविधाएं देनी है। ठीक है, उसने बस जाके मार्केट में से गुलाम खरीदा, उसके बाद वो उसका हो गया, बस उसके खाने पीने का प्रबंध करना है, उसे वेतन नहीं देना है। किंतु आज जैसे आज हम सभी को यदि हम काम करते हैं तो हमको या तो वेतन मिलता है या एक मजदूरी मिलती है, व्हाटएवर इट मे बी। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि भाई चाइल्ड लेबरर्स भी बहुत हुआ करते थे। पहले यदि आप देखेंगे तो 8 से 10 साल के बच्चे भी काम करते थे, 6-7 साल के भी बच्चे काम करते थे, एंड उस चीज को बहुत अच्छा माना जाता था कि भाई दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, उसे बुरा नहीं माना जाता था। यदि आज किसी से कहा जाए, अभी मैं चर्चा कर रहा था अपनी पत्नी से कि भाई लोग अपने बच्चों को आजकल, छोटे छोटे बच्चों को, 2 साल के 4 साल के बच्चों को फिल्म लाइन में डाल देते हैं। ठीक है, दे आर मेकिंग मनी, ठीक है, बट आई थिंक दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि उससे उनका बचपन छिन जाता है। जब भी आप कोई काम पैसे के लिए करते हैं ना, तो उस चीज में वहाँ आनंद नहीं रहता है। ठीक है, एक बच्चा भले खेल रहा है, उसको से कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन उसको जो उसे अद्भुत आनंद मिलेगा, मे भी यदि वो किसी सीरियल में काम करे, पैसा कमाए। लेकिन मेरा ये गलत भी हो सकता है, ये मेरा मत है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग, ये चलिए फिल्म इंडस्ट्री की तो बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन यदि मैं ऐसा कहूँ कि भाई चलिए ये 8 साल का बच्चा है, इसे कोयले की खदान में हम लोग लगा देते हैं काम करने के लिए, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? आप
आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में, या किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ऐसे छोटे बच्चों को ऐसे रिस्की वेंचर्स में लगाता है, किंतु पहले उसे बुरा नहीं माना जाता था, ठीक है, बच्चों को भी रखा जाता था काम पे। तो ये एक चीज हो गई। अब चाइल्ड लेबर्स आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। मैंने जो विकसित देश हैं या भारत जैसे देश में समस्या है, किंतु उस पर सरकार बहुत एफर्ट्स ले रही है, बहुत प्रयास कर रही है उसे रोकने का। तो चाइल्ड लेबर्स अभी आपको नहीं मिलेंगे। आप अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा होगा तो उसमें देखिए फंडामेंटल राइट्स में ही है, आई थिंक आर्टिकल 24, ठीक है, इट स्पीक्स अबाउट बैन अगेंस्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ये आपको नहीं मिलेगा। अब बहुत सारी सुविधाएं भी हो गई हैं, बहुत सारी सुविधाएं माने आज से 200 साल पहले संडे की छुट्टी नहीं हुआ करती थी, रविवार की छुट्टी नहीं हुआ करती थी। जो काम हुआ करते थे 12 घंटे 15 घंटे ऐसे काम हुआ करते थे। उसके बाद कोई अदर बेनिफिट नहीं था। अदर बेनिफिट माने जैसे सिक लीव हो गया, छुट्टी लेना, और सिक लीव भी यदि कोई लेता है तो उसके बदले में उसे आज भी वेतन देना पड़ता है, ठीक है, पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गई, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जो पहले नहीं मिला करती थी किंतु अब मिलती हैं। बहुत अभी जो जेंडर डायमेंशन है वो भी बहुत अभी चेंज हो गया है। पहले बहुत कम महिलाएं बाहर काम पे आती थी, लेकिन अब विकसित देशों में तो लगभग 80% महिलाएं वर्क फोर्स का हिस्सा है। इवन इंडिया में भी आई थिंक अब 20-22% के आसपास है ये शायद। तो जेंडर डायमेंशन भी अभी चेंज हो गया है जो वेज लेबरर्स हैं, एंड उनकी सुविधाएं बढ़ गई हैं। बहुत सारे मैंने क्या कहते हैं यूनियन अभी आ गए हैं, बहुत सारे कन्वेंशंस डेवलप हो गए हैं, राइट्स हैं उनके, तो पहले जैसा नहीं रह गया है, ठीक है। तो ये आपको इस सेकेंड पॉइंट पे ये चेंज आपको दृष्टिगोचर हो गए। थर्ड मैंने कहा था मार्केट, ठीक है। मार्केट टर्म्स में क्या चेंजेस आई हैं? देखिए आज से 200 साल पहले जो मार्केट हुआ करते थे वह लोकल हुआ करते थे, ठीक है। लोकल या कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ कमोडिटीज के लिए इंटरनेशनल हुआ करते थे। जैसे कि अब जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों यहाँ पे आई थी? क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉटन का बहुत अच्छा हमारे यहाँ से सप्लाई होता था, स्पाइसेस का बहुत अच्छा सप्लाई होता था। तो ये कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज थी जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था। किंतु अधिकतर कमोडिटीज के लिए, अधिकतर प्रोडक्ट्स के लिए जो मार्केट हुआ करता था वो लोकल हुआ करता था। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड क्यों बढ़ा? उसके पीछे भी जैसे मैंने कहा ना, कैपिटलिज्म के बढ़ावे में उसकी जो बहुत अभी डोमिनेंट हो गया है, उसके पीछे जो एक बहुत बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी है। तो पहले अगर समझ लीजिए एग्रीकल्चरल गुड्स बहुत भारत में हो ही गए, तो उसे आप शिप कैसे करते थे? आप शिप नहीं कर पाते थे ना, क्योंकि इतने बड़े जहाज नहीं हुआ करते थे, सी रूट्स का पूरा एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ था, पता नहीं चला था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, देखिए इंटरनेशनल व्यापार हर कमोडिटी के लिए हो रहा है। किंतु पहले जो था इंटरनेशनल जो ट्रेड हुआ करता था, इट वाज लिमिटेड टू फ्यू कमोडिटीज एंड बेसिकली इट वाज लोकल इन नेचर। बट आज क्या है, आज ये इंटरनेशनल हो चुका है, जो मार्केट है बहुत बड़ा हो चुका है। तो ये आपको बड़ा ये अंतर देखने को मिलेगा। जो कंपनीज भी हैं वो कैसी होती जा रही है, मैंने जैसे कि बताया, जो मैंने बताया था इंटरनेशनल होती जा रही है। इनकी जो रिच है, इनका जो इन्फ्लुएंस है, इट इज इंटरनेशनल, इट इज नॉट लिमिटेड टू पर्टिकुलर नेशन। लाइक फेसबुक भले अमेरिकन कंपनी हो, लेकिन इट इज रीडिफाइनिंग इकोनॉमिक्स, कल्चर एंड हाउ पीपल इंटरैक्ट विद ईच अदर अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। सिर्फ अमेरिका में ही वो चेंज नहीं लेके आ रहा है। फेसबुक के कारण यदि आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप पाएंगे कि कल्चरल चेंजेस इंडिया में भी कितने आए हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अभी जैसे देखिए जो मार्केटिंग लोग करते हैं, फेसबुक एड्स आते हैं, अब तो फेसबुक पे ज्यादातर एड्स ही दिखते हैं इनफैक्ट। तो इनका रिच इंटरनेशनल है, बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं, एंड इतनी बड़ी कंपनियां होती जा रही है कि अब तो कैसा है, पहले कैसा था कि छोटा मार्केट हुआ करता था, तो उसको सप्लाई करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कैपिटलिस्ट क्लास में, जो कंपनियां हुआ करती थी छोटी हुआ करती थी, छोटी छोटी कंपनियां हुआ करती थी, छोटे छोटे मार्केट को वो कैटर करती थी, सर्व करती थी। वो कहा जाता है कि दैट वाज द स्टेज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट
कंपटीशन माने भाई कोई बहुत पावरफुल नहीं है, कोई कंपनी बहुत पावरफुल नहीं है, छोटी छोटी कंपनियां सब आपस में कंपटीशन कर रही है। एंड जब आप कंपटीशन कर रहे हैं, आपके पास एक लिमिटेड मार्केट है और आप कंपटीशन कर रहे हैं अन्य कंपनियों के साथ, तो आप अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएंगे? आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, क्वालिटी अच्छी करेंगे, कम से कम कीमत पे देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दैट इज अ स्टेट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बट अब कैसा होते जा रहा है कि कंपनियां कैसी होती जा रही है, या तो मोनोपोलिस्टिक हो रही हैं, या ओलिगोपोलिस्टिक हो रही हैं। ओलिगोपोलिस्टिक हो रही है। मोनोपोलिस्टिक कंपनी मैंने क्या हो गई कि भाई एक कंपनी जो इतनी पावरफुल है कि वही पूरा मैंने प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन को किसी प्रोडक्ट के उसको डोमिनेट कर रही है। बाकी कोई कंपनी है ही नहीं है भी तो इतनी छोटी है कि इसके सामने वो तिनके के सामने उड़ जाए, ठीक है। अभी जैसे हीरे में आप देख लीजिए, डी बियर्स करके एक कंपनी है जो कि मोनोपोलिस्टिक थी, डी बियर्स। आप ओलिगोपोलिस्टिक का क्या अर्थ होता है कि भाई यहाँ पे क्या है, एक कंपनी बहुत पावरफुल है। यहाँ पे क्या होता है कि भाई 2-3 कंपनियां हैं, ज्यादा कंपनियां नहीं है। स्टिल यू डोंट हैव स्टेट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, यू हैव ओनली फ्यू प्लेयर्स, 2-3-4 प्लेयर्स हैं जो किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी सर्विस में, किसी गुड्स में दे आर हैविंग द एब्सोल्यूट डोमिनेंस, ठीक है। तो अभी जैसे देखिए आप एग्जांपल ले लीजिए, जो एविएशन इंडस्ट्री है, एविएशन में यदि आप देखिए, जो शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा बोइंग एंड एयरबस का, तो यही लोग पूरा जो एयरक्राफ्ट बनते हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट बनते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट में भी ये लोग काम करते हैं, बोइंग एंड एयरबस। तो ये दो कंपनियां ही आई थिंक 85-90% सप्लाई कर रही हैं एविएशन इंडस्ट्रीज की, डिफेंस इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट को। अमेरिका में कहा जाता है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो कि बहुत ही पावरफुल है और जो कि पूरे क्या कहते हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स को, बल्कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। भाई यदि मैं मिलिट्री हार्डवेयर बना रहा हूँ, मेरी कंपनी मिलिट्री हार्डवेयर बना रही है, तो मुझे उस हार्डवेयर को सेल भी तो करना पड़ेगा। और मैं कब सेल करूँगा? जब उसके लिए बायर हो। बायर कब लेगा? अभी आपने सुना ही होगा रफाल जो आया, 36 रफाल विमान जो आए, कितने हजारों करोड़ का है, ठीक है। तो कोई देश कब लेगा? जब उस देश के आसपास टेंशन हो, ठीक है। जैसे अब इंडिया है, पाकिस्तान एंड चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, टेंशन है, तो हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए इतना खर्च करना पड़ा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है यूएस का, इट इज वेरी पावरफुल, वेरी डोमिनेंट, वेरी इन्फ्लुएंशियल। So it is not only affecting only US politics, but it is affecting international politics as well. It is planning conflicts, tension across the globe so that लोग उसके बनाए हुए हथियारों को खरीदे। तो ये आपको मैंने मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोलिस्टिक का एक मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ओलिगोपोलिस्टिक का क्या अर्थ होता है कि भाई कुछ कंपनियां हो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे अब टेलीकॉम में है। टेलीकॉम में देखिए इस समय, मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि इस समय रिलायंस एंड एयरटेल ही बचा हुआ है, वोडाफोन लगभग खत्म ही है, बीएसएनएल, एमटीएनएल को कोई पूछता नहीं है। तो यदि आपने देखा होगा कि आज से लगभग 6-7 महीने पहले एयरटेल ने पहले अपनी प्राइसेस बढ़ाई, फिर उसके तुरंत बाद जियो ने भी अपनी प्राइसेस बढ़ा दी। आपको पता होगा, सभी इससे इस जो प्राइस राइज हुआ इससे सभी अफेक्टेड है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि भाई कार्टेलाइजेशन कर दें, कार्टेलाइजेशन या कार्टल बना लें। कार्टल माने भाई आप भी प्राइस मत कम कीजिए, मैं भी प्राइस नहीं कम करूंगा, और तो कोई प्लेयर है ही नहीं, कंपटीशन में कोई आ ही नहीं सकता है। खासकर टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत पैसा लगता है, लाखों करोड़ों यदि आपके हो पास, लाखों करोड़ों मैंने 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, ठीक है। 1 लाख या 1 करोड़ ऐसा नहीं, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, इतने पैसे यदि आपके पास हो तभी आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में आ सकते हैं। तो इतने पैसे तो भाई हम लोगों के पास हो नहीं सकते। बहुत फ्यू प्लेयर्स हैं who have financial muscle to invest this much amount of money। बट अब कैसा हो गया है कि सिर्फ 2-3 प्लेयर्स बचे हुए हैं, इनफैक्ट 2 प्लेयर्स बचे हुए हैं। तो ये क्या करेंगे भाई कि हम भी अपना प्राइस नहीं कम करेंगे, आप भी अपना प्राइस मत कम करो,
प्राइस बढ़ा रहा हूँ, आप भी अपना प्राइस बढ़ाओ, क्योंकि मार्केट में भी और कोई प्लेयर आ नहीं सकता भाई। किसके पास 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़? टाटा बिरला इन्हीं लोगों के पास है ना, हम जैसे लोगों के पास है ही नहीं। ठीक है, तो कंपटीशन है ही नहीं, आप भी प्राइस बढ़ाओ, मैं भी प्राइस बढ़ाता हूँ, लेट्स मेक किलिंग, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। मोनोपोलिस्टिक में भी जैसे देखिए, आप लोगों ने सुना ही होगा ओपेक के बारे में, जो बीच बीच में प्रोडक्शन कट कर देता है। ऑयल प्रोडक्शन, जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोडक्शन कट कर देता है, तो तेल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तेल की प्राइसेस बढ़ जाती है, और इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस होते हैं। इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशन मैंने जैसे देखिए 1973 में लोगों ने किया था, 1973 में किया था, तो इंडिया में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, जिसके कारण इंदिरा गांधी के अगेंस्ट डिसकंटेंट बढ़ा, असंतोष बढ़ा, प्राइस राइज हुई, कमोडिटीज मिल नहीं रही थे, शॉर्टेज हो गया था। तो उसके बाद देखिए 1975 में बाद में इतनी स्थिति बिगड़ गई कि इमरजेंसी लगाई गई, जो राजनीतिक असंतोष उत्पन्न हुआ, तो उससे डील करने के लिए इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई। क्यों? क्योंकि ओपेक एक कारण सिर्फ नहीं था कि भाई ऑयल प्राइसेस बढ़ गए इसके लिए इमरजेंसी लगी, बट इट प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल, प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो ऑयल प्राइसेस बढ़े थे उस समय। तो ये मोनोपोलिज्म के कारण हुआ भाई। अगर इंडिया में तेल के कुएं होते थे तो मे भी ऑयल प्राइसेस इतने ना बढ़ते, मे भी राजनीतिक असंतोष ना बढ़ता। हम लोग क्या मिडिल क्लास में प्राइस सेंसिटिव होते हैं, प्याज पे सरकारें गिर जाती हैं, और वो होना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कहने का ये अर्थ है कि देखिए मोनोपोलिज्म के कारण एक देश की राजनीतिक व्यवस्था चल करा सकती है। वैसे ही ऑलिगोपोलिस्टिक का भी मैंने आपको बताया। अभी जैसे देखिए अपना ई कॉमर्स में 2 ही कंपनियां हैं इंडिया में इस समय, अमेजन है और फ्लिपकार्ट है। बाकी कंपनियां आई भी चली भी गई, जैसे मित्रा थी, स्नैपडील थी, अभी एक मीशो आ रही है, बट इन दोनों के पास बहुत पावर है। तो ये के प्लेटफॉर्म पे जिनको सेल करना रहता है ना, उनसे लोग ह्यूज कमीशन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रिच तो दे रहे हैं, फायदा भी है, एज अ सेलर फायदा भी है कि भाई मेरा प्रोडक्ट ऑल इंडिया भी बिक सकता है, जो हो सकता है मैं सिर्फ लोकल मार्केट में बेच पाता, किंतु उसको बेचने के लिए जो 100 रुपए में 30-40 रुपए मुझे अमेजन को देने पड़ेंगे, जो भी मैंने मेरा प्रॉफिट हो रहा है या जो भी सेलिंग प्राइस है। आपने देखा भी होगा जोमेटो अगर स्विगी से यदि आप ऑर्डर करते हैं तो होटल में प्राइस भले सेम हो, होटल में 100 रुपए हो, जोमेटो से आपने मंगाया तो भी 100 रुपए नहीं आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी में आपको हो सकता है फर्क दिखे। ऐसा सुनने में आया, मैं तो ये सब चीजें लेता नहीं हूँ, किंतु ऐसा मुझे सुनने में आया। तो मार्केट में ये चेंजेस हुए हैं। इसके बाद जो लास्ट था वो था आपका फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में क्या है भाई, पहले तो था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम माने मेरे पास समझ लीजिए 2 किलो गेहूं है, आपने 3 किलो चावल बनाया है, अपने खेत में उगाया है, तो आप मेरा 2 किलो गेहूं लेके 3 किलो चावल दे दीजिए मुझे, या समझ लीजिए मेरा 2 किलो गेहूं ले लीजिए एंड मेरे बाल आप काट दीजिए, मींस यू आर अ बार्बर, आप मेरे बाल काट दीजिए। जजमानी सिस्टम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा शायद। तो पहले तो बार्टर सिस्टम था, उसके बाद आया मनी। ठीक है, तो मनी जो है, मनी मैंने जो करेंसी वाला फॉर्म है उसमें आया। पहले यदि आपको ना पता हो तो पहले तो कैसा था कि फिक्स डिनोमिनेशन की मनी नहीं हुआ करती थी। इंग्लैंड में जब आई थी, इंग्लैंड में पहले फिक्स डिनोमिनेशन की मनी आई थी। फिक्स डिनोमिनेशन में 10 रुपए हो गए, 20 रुपए हो गए, 50 रुपए हो गए, 100 रुपए हो गए, ऐसा नहीं था। पहले जो कैशियर हुआ करता था वो साइन करके देता था कि ये लीजिए, ये मैंने आपको 7 रुपए दिए, ये फिक्स्ड नहीं है, आपको 7 चाहिए मैंने आपको 7 दिए, 9 चाहिए मैं आपको 9 दूंगा। ठीक है, लेकिन अब कैसा है कि ये फिक्स्ड डिनोमिनेशन है, 10 रुपए है, 20 रुपए है, अब कैशियर आपको साइन करके नहीं देता है। ठीक है, अब रिजर्व बैंक की
ऑफ इंडिया के गवर्नर का साइन रहता है, एंड सबके लिए यही करेंसीज अवेलेबल है, पर्टिकुलर करेंसीज मुझे नहीं मिलती है। तो मनी सिस्टम जो डेवलप हुआ उसमें भी मैंने कैपिटलिज्म को बहुत हेल्प की। मनी फाइनेंशियल सिस्टम में सिर्फ मनी नहीं आती है, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम में आपका आ जाता है बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम पिछले 200-300 सालों में इसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अभी आप कह सकते हैं कि ये जो करंट टाइम है इसमें पूरा जो मार्केट है, जो पूरी इकोनॉमी है, फाइनेंशियलाइज्ड हो चुकी है, और सबसे ज्यादा पैसा भी यही लोग कमाते हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम में काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गए, गोल्डमैन सैक्स, ये सब का आपने नाम सुना होगा। दे आर अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ उसने कैपिटलिज्म को बहुत हेल्प किया, उसकी प्रगति में, उसके अभूतपूर्व वृद्धि में। बैंकिंग में क्या हो जाता है कि भाई बैंकिंग जो है ऋण देता है, क्रेडिट देता है। यदि मेरे पास क्रेडिट है, अब हो सकता है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता हो, ठीक है, किंतु मेरे पास तो 10 लाख रुपए नहीं हो सकते एक बार की में, मिडिल क्लास इंसान हूँ, तो मैं जाऊंगा बैंक के पास। अब बैंक मुझे 10% पे हो सकता है लोन दे दे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, जो भी मैं बिजनेस एक्टिविटी शुरू करूंगा, उसमें 2 से 3 साल में, 4 साल में मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि ये इंटरेस्ट देने के बाद भी मेरे पास अच्छा प्रॉफिट निकलेगा। रिस्क है, बिजनेस इज ऑलवेज रिस्की, ये नहीं कह सकता जो मैं सोच रहा हूँ वैसे ही हो जाए, बट स्टिल द असम्पशन इज that I will make this much money, that I will pay this interest, and still I will be left with handsome profit, with good profit, ठीक है। लेकिन वो 10 लाख रुपए जो स्टार्ट में आएंगे वो कहाँ से आएंगे? मुझे बैंक से क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, मैं जाके लोन लूंगा। अब हो सकता है मेरे पास पैसे हों, 10 लाख रुपए हैं मेरे पास, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उसको डिपॉजिट करूंगा। सेविंग अगर समझ लीजिए मेरे पास है, तो मैं तो अपना पैसा बढ़ाना ही चाहूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने 10 लाख को बैंक में डाल दूंगा, उसमें से मुझे 4% 5% जो भी इंटरेस्ट मिले, मेरा पैसा बढ़ेगा। तो बैंक एक्चुअली क्या कर रहा है, बैंक इज एन इंटरमीडियरी। मेरे पास पैसा है, आपको पैसा चाहिए, तो वो एक इंटरमीडिएट पॉइंट का काम कर रहा है। मैं अपना पैसा बैंक को दे रहा हूँ, आप उस पैसे को लेके जा रहे हो। इसके बदले में बैंक मुझे हो सकता है 4% इंटरेस्ट दे, जो मैंने पैसा बैंक में जमा किया, लेकिन आपसे लेगा 8%, और वही बैंक का प्रॉफिट है। बैंक भी प्रॉफिट कमा रहा है, बैंक भी क्या कर रहा है, कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है, इट इज ऑल्सो मेकिंग अ प्रॉफिट, राइट। इट इज पेइंग मी 4% एज अ डिपॉजिटर, एंड इट इज टेकिंग 8% फ्रॉम यू एज अ क्रेडिटर, ठीक है। तो बैंकिंग का जो विकास हुआ पिछले 200 सालों में, उसने कैपिटलिज्म को बहुत पुश किया, बहुत आगे लेके गया। उसके बाद स्टॉक मार्केट्स आए। पहले स्टॉक मार्केट्स इतने मैंने डेवलप नहीं थे। अभी तो देखिए आजकल मैं देखता हूँ कि 20 साल का लड़का भी जो रहता है वह या तो टिप्स देता है कि ये शेयर बहुत भागने वाला है, उसे भले ABCD ना पता हो शेयर मार्केट के बारे में, किंतु आजकल सभी, मैं बहुत बार ऐसे देखता हूँ कि लोग शेयर का बहुत ज्ञान देते हैं। एंड मैंने अगर शेयर ले लिया, वो बढ़ गया, तो देखिए मैं तो बहुत नॉलेजेबल हूँ, आई एम सच अ स्मार्ट पर्सन, ठीक है। ये आजकल टेंडेंसी मैं बहुत देख रहा हूँ। लेकिन आज से 200 साल पहले शेयर मार्केट को गैम्बल माना जाता था, और आज भी लोग गैम्बल मानते हैं। यदि आप कुछ दिन शेयर मार्केट में काम कर लीजिए, पैसा आपका डूबेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है यदि आपने स्किल को नहीं सीखा। मैं ये नहीं कहता कि लोग शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनाते, people make lots of money, no doubt, but they are skilled, they know how market operates, they know how to study books, जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। वॉरेन बफेट जो है 90 वर्ष के हैं इस समय, 90 वर्ष की अवस्था में वो लगभग 8 घंटे रोज अभी भी पढ़ते हैं अलग अलग कंपनियों की जो भी उनकी फाइनेंशियल स्थिति है, फाइनेंशियल का
आगे क्या प्रोग्रेस हो सकता है, कौन सा सेक्टर कैसे चल रहा है, तो ही इज स्किल्ड, उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है उसके बारे में, तो वो पैसा बना रहे हैं। आप भी बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, स्किल सीखनी पड़ेगी, सिर्फ टिप्स पे आप पैसा नहीं बना सकते। बट बहुत सारे लोग आजकल ऐसा कर रहे हैं। तो यदि आपका हाथ जल गया तो आप भी कहोगे कि शेयर मार्केट गैम्बल है, और पहले भी इसको बहुत ज्यादा माना जाता था शेयर मार्केट गैम्बल है। लेकिन आज क्या है, स्टॉक मार्केट के कारण क्या है कि भाई अगर समझ लीजिए कंपनी को पैसा जुटाना है, तो वो क्या करती है, अपने शेयर्स जो है वो मार्केट में लेके आती है आईपीओ द्वारा। आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आईपीओ द्वारा बहुत पिछले 2 वर्षों में तो बहुत सारे आईपीओ आए हैं, कुछ आईपीओ बहुत हिट भी हुए हैं। तो आईपीओ में कंपनी जो होती है अपना शेयर देती है, पब्लिक उसको ले सकती है। अब जो वो शेयर के कारण पैसा कंपनी के पास आएगा तो कंपनी उसका क्या करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी ना। हो सकता है उसने बैंक से लोन लिया उसको चुका दे, हो सकता है वो नए प्लांट्स का नए प्रोडक्ट्स लेके आए, तो वो अपना एक्सपेंशन कर रही है और उसमें उसका लोन भी नहीं बढ़ रहा है। मैंने अगर कंपनी के शेयर्स लिए हैं तो मैंने एक रिस्क लिया है। हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट मिले तो मुझे भी प्रॉफिट होगा, हो सकता है कंपनी को लॉस हो तो मेरा भी लॉस होगा। लेकिन अब कंपनी ने लोन नहीं लिया है, लोन लेने पे क्या होता है, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब कंपनी इंटरेस्ट नहीं पे करेगी, राइट। तो स्टॉक मार्केट ने कंपनियों को बहुत अधिक सहायता की है, ठीक है। तो इस पे भी हो सकता है हम बाद में चर्चा करें, लंबी चर्चा है, तो बहुत ही बड़ा फील्ड है। बॉन्ड्स हो गए, बॉन्ड्स में आपके हो जाते हैं पहले गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गए। गवर्नमेंट बॉन्ड भाई, जैसे गवर्नमेंट को पैसा जुटाना है, गवर्नमेंट भी बहुत सारी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है। सबसे फोरमोस्ट जिसमें है भाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो गया, सोशल डेवलपमेंट के काम हो गए, तो गवर्नमेंट को भी उसके लिए पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड्स रिलीज करती है, बॉन्ड्स इशू करती है, उस पर वो इंटरेस्ट देती है 4% 5%। गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट पे हमारा इतना ट्रस्ट है, गवर्नमेंट जनरली डिफॉल्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट इज अ वेरी सेफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उस पर इंटरेस्ट आपको बहुत कम मिलते हैं, 4% 5%। बाकी मैंने बैंक से, स्टॉक मार्केट से, सबसे बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी सेफ इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पैसा डूबने का चांस लगभग ना के बराबर होता है। वैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मैंने समझ लीजिए रिलायंस को पैसे की आवश्यकता है, उसे एक्सपेंशन करना है, तो वो क्या करेगी, बॉन्ड वो भी इशू करेगी और उस पर कुछ इंटरेस्ट देगी, कूपन रेट। कूपन रेट मैंने वही इंटरेस्ट हो गया आपका। तो अब उसमें कैसा है कि इसमें रिस्क नहीं है। अगर समझ लीजिए मैं रिलायंस का शेयर लेता हूँ तो उसमें रिस्क है, हो सकता है रिलायंस का शेयर इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, लॉस में जाए कंपनी, तो मेरा भी घाटा होगा। किंतु यदि मैं रिलायंस का बॉन्ड ले रहा हूँ तो चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो चाहे घाटा हो, मुझे कंपनी ने जो प्रॉमिस किया है 7% 8% 10% वट एवर इट मे बी, वो उसे पे करना ही पड़ेगा, भले वो लॉस में जाए। दैट्स नॉट ऑफ माय कंसर्न, उसे पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद तो अभी तो इतने सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिसकी चर्चा भी मैं नहीं कर सकता हूँ, घंटों लग जाए फिर भी चर्चा ना समाप्त हो। म्यूचुअल फंड्स आपको पता होगा, पेंशन फंड्स पता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पता है, फिर उसके बाद तो जैसे यूएस में चले जाइए तो पता नहीं क्या क्या वहाँ पे नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स रहते हैं कि भाई लोग समझते नहीं है क्या है ये। बट हाँ, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी उसकी एडवर्टीजमेंट होगी, बहुत उसके बारे में प्रोपेगेंडा हो गया, लोग उसको खरीद लेते हैं। जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था यूएस में, उसके पीछे ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स थे जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था, बट दे बॉट सच प्रोडक्ट्स, उन्होंने खरीदा। यहाँ पे भी सहारा बहारा का शायद आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे जो ये सब भी चलते रहते हैं, शारदा का जो चिप स्कैम था, ऐसे बहुत सारे जिस प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लोगों का अच्छा खासा नुकसान भी हो जाता है। किंतु कुछ ऐसे प्रोमिसेस रहते हैं, भाई अगर कोई मुझे कहे कि मेरा 1 साल में पैसा डबल हो जाएगा, तो ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे कि भाई हाँ बहुत अच्छी बात है, जबकि आपको थोड़ा सोचना चाहिए भाई कि ऐसा क्यों 1 साल में। इफ इट इज टू गुड टू बिलीव देन यू शुड बी कॉशियस, यू शुड बी केयरफुल।
भाई 1 साल में कहीं पैसा डबल होता है? अगर ऐसा कोई कह रहा है तो कुछ ना कुछ हो सकता है उसमें गड़बड़ हो। तो ये बेसिकली ये हमने चर्चा की कैपिटलिज्म जो इस तरह की डोमिनेंट इकोनॉमिक फिलॉसफी है उसके बारे में, उसका पास्ट क्या था, उसका प्रेजेंट क्या था और उसका फॉर्म कैसे चेंज हो गया है, अभी कैसे एकदम कॉम्प्लेक्स हो गया है, कैसे ये अभी क्या कहते हैं सिर्फ प्रॉफिट सीकिंग तक नहीं रह गया है, ये अपनी डिजायर्स को भी मैनिपुलेट कर रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मैनिपुलेट कर रहा है, राज्य व्यवस्था को मैनिपुलेट कर रहा है। ये लोग बहुत पावरफुल लोग हो गए हैं। तो आप लोग बार बार चर्चा भी सुनते होंगे कि जैसे अपोजिशन अंबानी अडानी के अगेंस्ट बोलते रहता है, या कहीं भी आप चले जाइए तो ये बात चलती रहती है कि भाई कॉर्पोरेट के पावर को जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। वो लोग करें या ना करें, उसके पीछे बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे, किंतु दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू प्रॉफिट सीकिंग नाउ, they are influencing our culture, our way of thinking, how we are behaving as a political being। हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है सबको वो इन्फ्लुएंस करता है। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। आशा है आपको इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिला होगा, कुछ आपको आनंद आया होगा, कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। यदि अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को साझा कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।